अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के हवाले से। तो आपको जैसे पता है कि ट्रांसफार्मर जो है पावर सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट है, कि जिसके बगैर पावर सिस्टम आपका जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जितना भी आपका लोड होता है वो वाया ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। कि सबसे पहले आपका नेशनल ग्रिड होता है और नेशनल ग्रिड से जो है वो ट्रांसफार्मर जो है आगे लोड के हिसाब से जो है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करता है, और आगे जो है वो लोड कनेक्टेड होते हैं और वो जो है वो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस हवाले से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफार्मर में आम तौर पे फ़ाल्ट कौन कौन से होते हैं। ट्रांसफार्मर में आम तौर पे जो है वो तीन तरह के फ़ाल्ट जो है वो कॉमनली पाए जाते हैं। ओपन सर्किट हो जाता है, ओवर हीटिंग हो जाती है, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओपन सर्किट में जैसे आम तौर पे क्या हो गया कि कोई एक फेज़ ओपन हो गया तो ट्रांसफार्मर आपका टू फेज़ पे चल रहा है, या दो फेज़ ओपन हो गया तो सिंगल फेज़ पे चल रहा है। तो ये भी ट्रांसफार्मर के लिए डेंजरस है। तो उस वक्त भी ट्रांसफार्मर को जो वो ट्रिप होना चाहिए। ओवर हीट है कि जब भी ट्रांसफार्मर में कोई ओवरलोड आपका हो जाता है तो ट्रांसफार्मर में ओवर हीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको भी उस वक्त भी ट्रांसफार्मर को जो है वो ट्रिप होना चाहिए। वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट है कि वाइंडिंग में जो है वो ट्रांसफार्मर की कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो उस वक्त भी आपके ट्रांसफार्मर को जो है वो ट्रिप होना चाहिए। उसकी रीज़न ये कोई अर्थ फॉल्ट आ गया, कोई फेज़ टू फेज़ फॉल्ट आ गया, या कोई इंटर टर्न फॉल्ट आ गया, तो इस फॉल्ट में भी ट्रांसफार्मर को ओपन होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि इन तमाम फॉल्ट से जो ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन है वो सफ़र करती है। तो इसलिए अगर ट्रांसफार्मर की जो है वो लाइफ हमने इंक्रीज़ करनी है तो उसकी जो इंसुलेशन है उसको ओवर हीट होने से हमें बचाना है, चाहे वो किसी भी तरह के फॉल्ट से हो। तो अगर जैसे ही एक दफ़ा इंसुलेशन ओवर हीट हो जाए तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि इंसुलेशन में आम तौर पे जो है आपका होता है वाइंडिंग पेपर होता है। तो वो पेपर जब एक दफ़ा ओवर हीट हो जाए तो वो क्या करता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है और वो जो है ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। तो इन तीन तरह के फ़ाल्ट को कवर करने के लिए हम जो है वो चार तरह की प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले बकल्स डिवाइस है, जो कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ इंसिपेंट फॉल्ट, स्लो डेवलपिंग फॉल्ट सच एज इंसुलेशन फेलियर ऑफ वाइंडिंग, कोर हीटिंग, फॉल ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लीकी जॉइंट्स। तो इन सब फॉल्ट को कवर करने के लिए हम एक बकल डिवाइस यूज़ करते हैं। उसके बाद आपकी अर्थ फॉल्ट रिले यूज़ करते हैं। ये क्या करती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अर्थ फॉल्ट करंट। उसके बाद ओवर करंट रिले यूज़ करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन मेनली अगेंस्ट फेज़ टू फेज़ फॉल्ट एंड ओवरलोडिंग। मतलब ये दो फॉल्ट ये कवर करती है ओवर करंट रिले। उसके बाद हमारी जो मेन प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर की वो डिफरेंशियल रिले है, और ये 5 MVA से जो अबव ट्रांसफार्मर होते हैं ये उन पे लगाई जाती है। ये क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी महंगी प्रोटेक्शन है, तो इसलिए ये 5 MVA से जो कम ट्रांसफार्मर होते हैं ये उन पे लगाई नहीं जाती। तो ये बेसिकली इसको सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम भी कहते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अर्थ एंड फेज़ फॉल्ट। तो इसका जो बेसिकली, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन क्लियर कर दूं कि अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि जब हमारे पास बकल्स रिले है तो डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं। एक तो रीज़न ये है कि जो बकल्स रिले है इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जो ऑपरेटिंग टाइम है ये बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए हम जो है वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी यूज़ करते हैं हाई MVA ट्रांसफार्मर में। उसके बाद दूसरा इसमें यह है कि जो बकल्स रिले है आपकी ये वही फॉल्ट कवर करती है जो कि ऑयल लेवल से बिलो होते हैं। लेकिन अगर इन केस आपके टर्मिनल पे फॉल्ट आ गया या बुशिंग पे फॉल्ट आ गया तो वो फॉल्ट हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से जो है वो कवर करते हैं, वो बकल्स रिले कवर नहीं करती।
तो ये बेसिकली दो रीज़न हम आम तौर पे बताते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो बक्कल्स रिले के होते हुए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बक्कल्स रिले को। ये जो है वो हमारे जितने भी 750 केवी से अबव जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये हम वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। और क्योंकि जो है वो 750 केवी से जो अबव ट्रांसफार्मर होते हैं वहीं पे जो है वह हम कंजर्वेटर टैंक भी यूज़ करते हैं। कंजर्वेटर टैंक बेसिकली मेन टैंक से जो है वो ऊपर लगा होता है ये, और इसमें जो बेसिकली एंगल है वो भी 9.5 डिग्री का होता है। तो ए, जो कनेक्टिंग पाइप मेन टैंक को कंजर्वेटर टैंक से मिलाता है उसी पाइप में हम बक्कल्स रिले इंस्टॉल करते हैं। बक्कल्स रिले ये बेसिकली मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। बक्कल्स रिले में क्या होता है कि दो तरह के हम फ्लोटिंग स्विच यूज़ करते हैं, एक अपर फ्लोटिंग स्विच, एक लोअर फ्लोटिंग स्विच। जो अपर फ्लोटिंग स्विच होता है वो गैस से ऑपरेट करता है, जो लोअर फ्लोटिंग स्विच है वो ऑयल के फ्लो से जो है वो ऑपरेट करता है। जैसे ही आपके ट्रांसफार्मर में आपको पता है कोई हीट जनरेट होती है, जैसे कोई फॉल्ट भी आता है तो आप वो इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर में हीट ही होता है। तो जब आपका ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर 400-500 डिग्री पे जाता है तो आपका जो ऑयल है वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जब आपका ऑयल जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो वो गैस जो है वो आपके कंजर्वेटर टैंक की तरफ मूव करती है, और जैसे वो बक्कल्स रिले में जाती है तो वहाँ पे वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही वो इनफ गैस कलेक्ट होती है तो आपका जो अपर फ्लोट होता है बक्कल्स रिले का वो मूव करता है, जिसकी वजह से इसके जो मरकरी स्विच होते हैं वो आपस में कांटेक्ट होते हैं और आपका जो अलार्म बेसिकली एक जनरेट होता है। सबसे पहले जो बक्कल्स रिले है ये एक अलार्म जनरेट करती है। उसके बाद जब आपका जो फॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होता है बहुत ज़्यादा हीटअप आपका जब ऑयल होता है तो आपका जो ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ रश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको पता है कि जो हॉट ऑयल है वो ऊपर को मूव करता है। तो जब वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ मूव करता है तो जो फ्लोट है जो दरमियान में लगा हुआ है बिटवीन द मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक, तो वो फ्लोट मूव हो जाता है, जिसकी वजह से मरकरी स्विच ऑपरेट होता है और आपका जो बक्कल्स रिले है ये आपका जो मेन सर्किट ब्रेकर है HV और LV के ये दोनों को निकाल देती है। तो ये बेसिकली इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसका जो है बेसिकली हम ऑपरेशन देखते हैं कि इन केस इंसिपेंट फॉल्ट विद इन द ट्रांसफार्मर द हीट ड्यू टू फॉल्ट causes the decomposition of some transformer oil in the main tank. The product of decomposition contain more than 70% of hydrogen gas. The hydrogen gas being light tries to go into the conservator tank एंड द प्रोसेस ऑफ गेट इंट्रैप्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द रिले चैम्बर। मतलब जैसे ही आपकी हीट जनरेट होती है और जब आपका ऑयल ऑक्सीडाइज होता है तो वो उसमें जो गैस पैदा होती है वो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है, और हाइड्रोजन गैस लाइट है तो वो ऊपर को मूव करती है और कंजर्वेटर टैंक की तरफ, और वो जो आपके रिले के अपर चैम्बर है वहाँ पे कलेक्ट होना इंट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है। व्हेन प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट ऑफ गैस get accumulated, it exert sufficient pressure on the float to cause it to tilt and close the contact of mercury switch attached to it. This complete the alarm circuit to sound the alarm। कि जैसे ही वो इनफ गैस वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है तो वो आपके जो फ्लोट स्विच है उसको टिल्ट करती है और आपका मर्करी स्विच ऑपरेट होता है और आपका जो अलार्म है वो जनरेट हो जाता है। उसके बाद दूसरा है इफ़ सीरियस फॉल्ट अकर इन ट्रांसफार्मर एनोमरस अमाउंट ऑफ गैस इज जनरेटेड इन द मेन टैंक। क्योंकि जब आपका सीरियस फॉल्ट अकर करता है तो आपके गैस जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होती है आपके मेन टैंक में। द ऑयल इन द मेन टैंक रशेज टूवर्ड कंजर्वेटर वाया बक्कल्स रिले। जो आपका ऑयल हॉट ऑयल है वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ जो है वो रश करता है, मूव करता है बक्कल्स रिले से होते हुए। इन डूइंग सो टिल्ट द फ्लॉप टू क्लोज द कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी स्विच। जो आपका जो फ्लैप लगा हुआ है आपका कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के पाइप में, उसको ये टिल्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो मर्करी स्विच है उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो क्लोज हो जाते हैं। दिस कंप्लीट द ट्रिप सर्किट टू ओपन द सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग द ट्रांसफार्मर। तो ये जो आपका मर्करी स्विच है इस पर जो है वो सिग्नल अटैच होता है जो कि आपके HV और LV के सर्किट ब्रेकर होते हैं ट्रांसफार्मर के, उनको ये ओपन कर देता है।
अब इसके एडवांटेजेस हैं, इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, ये बेसिकली सबसे सिंपल ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन है। अब यहाँ पे मुझे याद आ गया कि एक क्वेश्चन होता है कि जो आपकी बेसिकली बकल्स रिले है, ये वाहिद रिले है जो कि गैस ऑपरेटेड रिले है, ठीक है। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ गैस पे जो है वो काम करती है। तो ये भी अक्सर क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है कि जो है वो गैस रिले कौन सी है, तो ये आपकी बकल्स रिले है। It detect the incipient fault at the stage much earlier than is possible with other form of protection। ये बेसिकली जो आपका ट्रांसफार्मर का फॉल्ट, जैसे हीटिंग ऑफ आपकी कोर की हीटिंग है, ठीक है, ये हम जो है वो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से, किसी भी प्रोटेक्शन से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ जो आपकी बकल्स रिले है, सिर्फ ये वही डिटेक्ट करती है। कोई क्लैंप लूज़ हो गया या कोई क्लैंप ओपन हो गया जिसकी वजह से आपकी जो वाइंडिंग कोर है वो हीट होना स्टार्ट हो गई, तो ये सिर्फ हम जो है वो बकल्स रिले से ही डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बकल्स रिले हमारी ना हो, कोर हीट होना स्टार्ट हो जाए, तो जैसे ही कोर सारी डैमेज होगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो ये हम सिर्फ जो है वो बकल्स रिले से जो उसको अर्ली स्टेज पे ही हम उसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं इसके, इट कैन ओनली बी यूज विद ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर इक्विप्ड विद कंजर्वेटर टैंक। ये सिर्फ ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर पे यूज़ हो सकती है जिसके साथ कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। उसके बाद द डिवाइस कैन डिटेक्ट ओनली फॉल्ट बिलो ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर, देयरफॉर सेपरेट प्रोटेक्शन इज़ नीडेड फॉर कनेक्टिंग केबल। के ये जो बकल्स डिवाइस है, ये आपकी जो ऑयल लेवल से बिलो फॉल्ट आएगा सिर्फ उसी को डिटेक्ट करेगी, और बाकी जो है वो अदर फॉल्ट आपको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो कोई दूसरी प्रोटेक्शन जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये भी रिलायबल नहीं है। दूसरा, हमारे ट्रांसफार्मर में जो फॉल्ट होता है वो अर्थ फॉल्ट होता है या लीकेज प्रोटेक्शन होती है। ये जो प्रोटेक्शन है ये हम कैसे कवर करते हैं, द 3 लीड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग 3 लीड ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर आर टेकन थ्रू द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर विच कैरी अ सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग। जो हम ट्रांसफार्मर की तीनों फेजेस हैं उसको सिंगल कोर जो है वो CT के में से गुजारते हैं। द ऑपरेटिंग कॉयल ऑफ द रिले इज़ कनेक्टेड टू दिस सेकेंडरी। जो ऑपरेटिंग कॉयल होती है वो CT की सेकेंडरी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन द वेक्टर सम ऑफ 3 फेज करंट इज़ 0 एंड देयर इज़ अ नो रिजल्टेंट फ्लक्स इन द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर। के जैसे ही आपके ट्रांसफार्मर में जो करंट होता है तीनों फेजेस का, वो जब बैलेंस रहता है तो आपके CT में कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से आपके सेकेंडरी पे कोई EMF इंड्यूस नहीं होती। नो मैटर हाउ मच द लोड इज़ आउट ऑफ द बैलेंस। करंटली नो करंट फ्लो थ्रू द रिले एंड इट रिमेन्स इनऑपरेटिव। हाउएवर द अकरेंस ऑफ अर्थ फॉल्ट, जब कोई फॉल्ट आ जाता है, द वेक्टर सम ऑफ 3 फेज करंट इज़ नो लॉन्गर 0। क्योंकि जैसे कोई एक फेज़ पे फॉल्ट आ गया तो आपके 2 फेजेस पे जो करंट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वेक्टर सम है तीनों का वो 0 नहीं रहेगा। द रिजल्टेंट करंट सेट अप अ फ्लक्स इन द कोर ऑफ CT विच इंड्यूस EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। द energizes which include EMF in the secondary winding, the energizes the relay of the relay to trip the circuit breaker and disconnect the faulty transformer from the system। कि जैसे ही आपके किसी एक फेज़ पे फॉल्ट आएगा, जो आपका करंट है जो वेक्टर सम ऑफ 3 फेज करंट है वो 0 नहीं रहेगा, जिसकी वजह से एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि आपकी CT की प्राइमरी को कट करेगा और सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगी, और सेकेंडरी पे जो है वो रिले सर्किट आपकी कनेक्ट होगी, और वो जो रिले क्या करेगी, आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगी। तो ये जो आपकी प्रोटेक्शन है ये सिर्फ आपकी अर्थ फॉल्ट के लिए यूज़ होती है। तो फिर इन्होंने जो है वो इसमें अपडेट किया कि हम अर्थ फॉल्ट और ओवरलोड दोनों को एक ही सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस तरह की एक अर्थ फॉल्ट यूज़ करें तो हमें ओवरलोड के लिए सेपरेट प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि इन्हीं CT को, जो ओवरलोड के CT को ही यूज़ करके उन्होंने जो वो अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन भी लगा दी। तो ये कंबाइन प्रोटेक्शन कैसे काम करती है
The core balance protection described above suffer a drawback. It cannot provide protection against the overload. ये overload को protect नहीं करती. If the fault or leakage occur between the phase, core balance relay will not operate. It is usually practiced to provide combined leakage and overload protection of transformer. The earth relay has low current setting and operate under the earth or leakage fault. The overload relay has a high current setting and arrange operate against the fault between the phases. कि आपकी जो अर्थ फॉल्ट रिले है इसकी जो सेटिंग होती है वो लो होती है, और आपकी जो ओवरलोड रिले होती है इसकी जो सेटिंग होती है वो ज़्यादा होती है. तो इसलिए ये द टू ओवरलोड रिले आर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फेस टू फेस फॉल्ट. द ट्रिप कॉन्टैक्ट ऑफ ओवरलोड रिले एंड अर्थ फॉल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Therefore, the energizing of either overload relay or earth relay, the circuit breaker will be tripped. तो सर्किट ब्रेकर आपका जो है वो ट्रिप हो जाएगा. उसके बाद जिसको सर्कुलेटिंग करंट सिस्टम ऑफ ट्रांसफार्मर या जिसको हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, इसकी जो वो पहले जो वो 4 से 5 कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन को पहले फुलफ़िल करेंगे तो आपकी जो वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन काम करेगी. सबसे पहले कंडीशन क्या होती है कि इन पावर ट्रांसफार्मर current in the primary and secondary are to be compared. As these two current are usually different, therefore use of identical transformer will give differential current and operate the relay even under no load condition. क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, जिसकी वजह से जो आप उसके प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट होता है वो बैलेंस नहीं होता. तो अगर हम सीटी ऐसे ही लगा देंगे तो आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट हो जाएगी इवन नो लोड पे भी. तो इसलिए क्या करना पड़ता है, इसकी रेमेडी हम क्या करते हैं कि द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पावर ट्रांसफार्मर इज कंपेयर्ड बाय डिफरेंट टर्न रेशियो ऑफ सीटी. जो हम इसमें सीटी यूज़ करते हैं और हर एक की जो टर्न रेशियो होती है वो डिफरेंट, प्राइमरी वालों की डिफरेंट होती है और सेकेंडरी वालों की डिफरेंट होती है. If T is a turn ratio of power transformer, then the ratio of CT on LV side is made T times that of the CT on HV side. तो इस तरह हम जो है इसको करंट को बैलेंस करते हैं HV और LV के. उसके बाद दूसरा होता है there is a usual a phase difference between the primary and secondary current of 3-phase power transformer. Even if CT of the proper turn ratio are used, the differential current may flow through a relay under normal condition and cause रिले ऑपरेशन. के आपको पता है कि जैसे ट्रांसफार्मर आपके उसमें कनेक्शन होता है, स्टार डेल्टा होता है या डेल्टा स्टार होता है, तो उसमें 30 डिग्री का फेज़ शिफ्ट आ जाता है. तो अगर हम इवन जो है वो करेक्ट टर्न रेशियो के सीटी यूज़ भी कर लें तो उस 30 डिग्री फेज़ डिफरेंस की वजह से भी आपकी जो रिले है, डिफरेंशियल रिले है, वो ऑपरेट हो सकती है. तो इसको भी हमने जो है वो कवर करना है. तो इसकी कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, द करेक्शन ऑफ फेज़ डिफरेंस इज अफेक्टेड बाय अप्रोप्रिएट connection of CT. The CT on one side of the power transformer is connected in such way that resultant current feed into the pilot wire are displaced in phase from the individual phase current in same direction as एंगल इक्वल टू द फेज शिफ्ट बिटवीन द पावर ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट. मतलब इसमें क्या करते हैं कि हम उसके अपोजिट जो है वो फेज डिफरेंस सीटी के करंट में भी प्रोड्यूस करवाते हैं. कि जैसे कैसे करते हैं कि अगर प्राइमरी आपकी स्टार में कनेक्टेड है तो हम जो सीटी है वो डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, और अगर आपका जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, वो डेल्टा में कनेक्टेड है तो हम सीटी वहाँ पे स्टार में कनेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके सीटी के करंट में अपोजिट एंगल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो सीटी का जो करंट है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो बैलेंस ही रहता है. उसके बाद जो है वो दूसरा इशू होता है कि मोस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर आर मीन ऑफ टैप चेंजिंग विच मेक्स द प्रॉब्लम इवन मोर डिफ़िकल्ट. टैप चेंजिंग विल काज डिफरेंशियल करंट टू फ्लो थ्रू द रिले इवन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन. तो इसको फुलफिल करने के लिए हम जो है वो द डिफ़िकल्ट टू ओवरकम एडजस्टिंग द टर्न रेशियो ऑफ सीटी ऑन द साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर के हम सीटी की जो टर्न रेशियो है वो भी उसी हिसाब से चेंज कर देते हैं. उसके बाद जो चौथा और आखिरी आपका प्रॉब्लम होता है वो इन रश करंट का होता है. इन रश करंट बेसिकली क्या है कि जो आपकी ट्रांसफार्मर की जो कोर है जब वो सैचुरेट होती है तो उस वक्त जो है वो आपके ट्रांसफार्मर में इन रश करंट फ्लो करता है, और वो हाई करंट होता है, लेकिन वो होता बहुत थोड़े टाइम के लिए है. तो आपका जो ये भी क्वेश्चन होता है कि आपका जो जब आप इनरश करंट की बात करेंगे तो बोलेंगे कि इनरश करंट मैक्सिमम कब होता है.
कि जब आपका जो ट्रांसफार्मर की जो वेव है वो जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो वो उस वक्त आपका जो इनरश करंट है ज़ीरो से स्टार्ट होगी। अगर आप जब आपने ट्रांसफार्मर का ब्रेकर लगाया, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वेव कहाँ पे है इस वक्त, अगर उस वक्त वेव जो है वो उसकी पोजीशन ज़ीरो पे है और पॉजिटिव की तरफ उसने जाना है, तो उस वक्त इनरश करंट, उस कंडीशन में इनरश करंट मैक्सिमम होगा। और अगर जब आपने ब्रेकर ऑन किया और आपकी जो वेव है वो मैक्सिमम पे थी और उसने डाउनवर्ड आना था, तो उस वक्त आपकी जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो इनरश करंट होगा वो मिनिमम होगा। उस जब ज़ीरो पे उसकी मैक्सिमम क्यों होगा कि जैसे ही वो इंक्रीज़ करेगी तो आपके ट्रांसफार्मर में पहले भी मैग्नेटिज्म स्टोर होता है, और जैसे ही वो वेव जो है वो ज़ीरो से उस दोबारा मैक्सिमम की तरफ जाएगी तो वो कोर को मज़ीद मैग्नेटाइज करेगी, जिसकी वजह से जो कोर है वो आपकी सेचुरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर में इनरश करंट फ्लो करेगा, वेरी हाई करंट। तो ये इनरश करंट होता है। अनदर complicating factor of transformer protection is magnetizing and rush current. Under normal load condition, the magnetizing current is very small. However, when transformer is energized after it has been taken out of surface, the magnetizing or rush current can be extremely high for short period. Since magnetizing current represent a current going into the transformer without corresponding current leaving, it appear as a fault of current to differential relay and may cause relay operation. In order to overcome above difficulty, the differential relay are set to operate a relatively high degree of unbalance. This mention decreases the sensitivity of the relay. In practice, advantage taken of the fact that जो initial inrush current contain prominent second harmonic component, जो आपका inrush current होता है इसमें जो है वो सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन द स्कीम इम्प्लॉइंग सेकंड हार्मोनिक बायस फीचर, जिसमें सेकंड हार्मोनिक बायस फीचर क्या होता है कि हम एक बायस रिले यूज़ करते हैं। जैसे इन रश करंट वो यूज़ एडिशनल बायस वाइंडिंग यूज़ करते हैं डिफरेंशियल रिले में, दैट रिस्पॉन्ड टू सेकंड हार्मोनिक करंट, जो कि सिर्फ सेकंड हार्मोनिक करंट को ही वो रिस्पॉन्ड करती है, अदरवाइज़ वो जो नॉर्मल करंट होता है उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंड प्रोवाइड सर्कुलेटिंग पाथ टू प्रिवेंट इट टू फ्लो फ्राम डिफरेंशियल रिले। और उसके बाद जो एक तो ये रिस्पॉन्स करती है सेकंड हार्मोनिक करंट को, और दूसरा ये सर्कुलेटिंग पाथ प्रोवाइड करती है सेकंड हार्मोनिक करंट को, और वो आपका जो है वो आपकी मेन डिफरेंशियल रिले से पास नहीं करता, वो सेकंड हार्मोनिक जो आपकी बायस रिले है उसमें से जो है वो सर्कुलेट हो जाता है, और आपकी जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट इनरश करंट पे ऑपरेट नहीं होती। उसके बाद सबसे पहले जो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है, इसकी आपने जो डायग्राम है, आपने डायग्राम इसकी बार बार ड्रॉ करनी है। उसकी रीज़न क्या है कि ये इंटरव्यू में अक्सर वो ड्रॉ करवा लेते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इसको आप ड्रॉ करें, तो इसको आपने अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें जो है एक चीज़ आपने करनी है कि अगर ट्रांसफार्मर, जैसे यहाँ पे जो फिगर इसने बनाई है, इसने डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर लिया है, तो आपने सीटी दोनों स्टार स्टार में उसने लगाए हैं, को आपने जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी उसके अपोजिट आपने सीटी लगाने हैं। अगर डेल्टा में है तो स्टार में लगाएंगे, अगर स्टार में है तो डेल्टा में लगाएंगे। अगर आप वहाँ पे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो आपने जो सीटी लगाने हैं वो स्टार डेल्टा में लगाने हैं, कि जिस तरफ डेल्टा आपने बनाया आपने सीटी स्टार में लगाएंगे, जिस साइड पे आपने ट्रांसफार्मर की अगर आपने स्टार बनाया तो आप सीटी जो है वो डेल्टा के लगाएंगे। तो ये आपने जो है वो डिफरेंस याद रखना है, इसको इसमें आपने ध्यान करना है। अच्छा, अब इसकी जो है हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की हम देखते हैं डिटेल। The CT on two sides are connected by pilot wire and one relay is used for each pair of CT। हम जो अब CT डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम CT प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड पे कनेक्ट करते हैं, और पायलट वायर के थ्रू जो CTs को कनेक्ट करती है वायर उसको हम पायलट वायर बोलते हैं। और हर एक रिले एक पेयर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे 3 पेयर होते हैं तो 3 रिलेज यूज़ करेंगे। ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द सेकेंडरी ऑफ सीटी कैरी आइडेंटिकल करंट, therefore current entering and leaving the pilot wire both end are the same and no current flow through the relay।
If the ground or phase to phase fault occur, the current in the secondary of CT will no longer be the same, and the differential current flowing through the relay circuit will clear the breaker on both side of the transformer. जैसे कोई fault आएगा, फेज़ टू फेज़ फाल्ट आ गया या ग्राउंड फाल्ट आ गया, तो तीनों फेजेस में जो करंट है वो बैलेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफार्मर है वो डिफरेंशियल रिले से करंट पास करेगा और वो जो है वो आपके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा देगी दोनों साइड पे, प्राइमरी साइड के और सेकेंडरी साइड के. द प्रोटेक्टेड जोन इज़ लिमिटेड टू द रीजन बिटवीन द सिटी ऑफ हाई वोल्टेज साइड ऑफ द सिटी ऑन लो वोल्टेज साइड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर. अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जो अक्सर वो पूछते हैं कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एक जोन होता है, वो जोन हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं. जो आपके डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का जोन होता है वो जो सिटी की लोकेशन है, हम वहाँ से जो है वो डिसाइड करते हैं कि सिटी की जहाँ पे आपका सिटी लगा होगा प्राइमरी साइड का और जहाँ पे आपका सेकेंडरी साइड का सिटी लगा होगा, अगर उसके दरमियान में फॉल्ट आएगा तो फिर आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट होगी. अगर जहाँ पे आपका सीटी लगा है, अगर उससे बाहर आपका कोई फॉल्ट आ गया तो वहाँ पे आपका जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो ऑपरेट नहीं करेगी. It is worthwhile to note that this scheme also provide protection for short circuit between the turn on the same phase winding. When short circuit occur between the turn ratio of the power transformer is altered and cause unbalance between the current transformer pair. If the turn ratio power transformer is altered sufficiently, the enough differential current may flow through the relay to cause it operation. However, the such short circuit is better taken care by the बक्कल्स रिले. हम बक्कल्स रिले से जो है वो ये वाला जो शॉर्ट सर्किट है उसकी रीज़न ये कि अगर कोई आपके सेम टर्न वाइंडिंग के जो नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर वो शॉर्ट हो जाएं तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से जो बक्कल्स रिले है वो पहले ऑपरेट करेगी. क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स उसमें नहीं रिलेट करेंगे तो डिफरेंशियल करंट इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है इस फॉल्ट को डिटेक्ट इतनी जल्दी नहीं करेगी. अब ये थी हमारी जो है वो मेन प्रोटेक्शन. अब हम एक और प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं जिसको हम PRD बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है प्रेशर रिलीफ डिवाइस. अब ये जो प्रोटेक्शन है ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के लिए नहीं है, ये बेसिकली ट्रांसफार्मर के टैंक के लिए है. क्योंकि हम जो ट्रांसफार्मर में ऑयल जो फिल करते हैं वो उसमें फुल लेवल तक ऑयल फिल करते हैं, उसमें कोई स्पेस नहीं होती. तो अगर ट्रांसफार्मर में कोई हाई फॉल्ट आ जाए और उसमें जो है वो हाई गैस जनरेट हो जाए, तो उस वक्त अगर आपका जो अगर हम उस गैस को कोई पाथ नहीं देंगे तो आपका जो ट्रांसफार्मर का टैंक है वो ब्लास्ट हो जाएगा. तो उस ट्रांसफार्मर के टैंक को हम जो है वो रिलीफ देने के लिए हम मैकेनिकल प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, जिसको हम PRD बोलते हैं. आपकी बक्कल्स रिले भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन है और PRD भी आपकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन है. अब ये क्या होती है? Pressure relief device or transformer last defense should be serious electrical fault within the transformer occur, as PRD are designed to relieve pressure within the transformer bank. They are not relevant to transformer with no tank. कि अब जो आपकी PRD है ये बेसिकली आपके ट्रांसफार्मर के टैंक को बचाने के लिए यूज़ होती है. अब इसका ऑपरेशन देखते हैं कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर PRD is similar to standard spring safety relief valve, as large metal plate attached to a central shaft to held close by a spring. The spring tension is calculated to overcome the certain pressure should the tank pressure increase above the set point of the PRD. The spring will compress and the plate will move to open position. The greater the tank pressure, the greater the spring compression. Once the tank pressure are reduced, the spring tension will automatically move the plate back to the closed position. अब मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली एक प्लेट हम लगाते हैं ट्रांसफार्मर के टैंक के ऊपर, और उस प्लेट के ऊपर हम सेंटर में एक स्प्रिंग लगा देते हैं. वो स्प्रिंग आपके प्लेट पे में फोर्स अप्लाई करता है और आपकी प्लेट को ऊपर उठने नहीं देता, और आपके ट्रांसफार्मर में कोई भी एयर या कोई मॉइस्चर अंदर मूव नहीं कर सकता. अब जैसे ही आपके ट्रांसफार्मर के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा कि वो जो स्प्रिंग है उसके अपोजिट फोर्स वो अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो प्लेट है वो अपवर्ड मूव हो जाएगी और आपका जो भी एक्सेसिव गैसेस हैं या आपका ऑयल है वो आपके ट्रांसफार्मर के PRD से जो है वो बाहर चला जाएगा. जैसे ही आपके जो
उसका प्रेशर है आपकी ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर, जैसे ही स्प्रिंग की टेंशन से कम हो जाएगा, वो स्प्रिंग दोबारा प्लेट को उसी पोजीशन पे लगा देगा और आपकी जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मॉइस्चर या एयर नहीं जा सकेगी। अब ये हम दोबारा उस पर स्प्रिंग क्यों लगाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया और आपकी जो है वो पीआरडी ऑपरेट हुई, और हम ये देखते हैं कि दोबारा प्लेट इसलिए ऊपर रखते हैं कि आपके ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर कोई मॉइस्चर, कोई जो है वो मट्टी के कंटेंट ना जाएं, ताकि आपका जो ऑयल है वो ख़राब ना हो। अगर इन केस जो आपके ट्रांसफार्मर के ऑयल में मॉइस्चर चला गया तो आप उसको भी आपको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, लेकिन हम करते फिर भी हैं, लेकिन उसमें जो इस तरह जो उसके अंदर मॉइस्चर या अदर कंटेंट जाने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेशर आपके ट्रांसफार्मर के टैंक का रिड्यूस होता है और आपकी जो प्लेट है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो ये आपका जो काम होता है वो पीआरडी का काम होता है। ये जस्ट आपके ये भी अक्सर पूछते हैं कि पीआरडी क्या होती है और ये कैसे ऑपरेट करती है और ये किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो ये आपके ट्रांसफार्मर के टैंक की प्रोटेक्शन के लिए होती है, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर का टैंक है ये भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसमें जो प्रॉपर वेल्डिंग यूज़ की होती है, अगर क्योंकि एक दफ़ा ये ब्लास्ट हो जाए तो हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इसको भी हमने बचाना होता है और इसको हमने एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है। तो ये था आपका ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के हवाले से लेक्चर था। तो चलें, ओके।